हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आज पहला लेक्चर हमारा एज अ फाउंडेशन की तरह काम करेगा। और इस सीरीज के बारे में और बहुत सारे फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ ही साथ अगर कहें तो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप पढ़ते हैं किसके बारे में? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में, जिसको हम कई और नाम से भी जानते हैं, फॉरेंसिक फार्मेसी, और बी फार्म में हम इसे पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से। तो इसी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज का हमारा पहला लेक्चर काम करेगा एज अ फाउंडेशन। आज जो आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर पूरा का पूरा ड्रग रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड सब कुछ क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। इसी ड्रग एक्ट को बनने के पीछे की पूरी कहानी थी क्या, कैसे ये ड्रग एक्ट बन गया, और ये हमारे इंडिया के उस स्ट्रगल को दिखाता है जब हमारे इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था। वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को डंपिंग ग्राउंड बोलती थी। तो क्या कहानी है हमारे कंट्री की जिसको डंपिंग ग्राउंड से लेके फार्मेसी टू द वर्ल्ड बना, यानी कि इंडिया आज के टाइम में वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है फार्मेसी के मामले में। ग्लोबली अगर हम बात करें तो हम लाई करते हैं फार्मेसी के अंदर 3rd रैंक पर, ठीक है। 11th रैंक पे हम जेनरिक, और कहा जाए तो 60% ऑफ वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करते हैं जेनरिक प्रोडक्शन में, ठीक है, जेनरिक ड्रग्स में हम, ठीक है। उसके अलावा 20% ओवरऑल वर्ल्ड की नीड को हम कंप्लीट करते हैं। तो क्या हमारा भारत इससे पहले ऐसा हुआ करता था? क्या हमारे इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ था? कौन सी ऐसी पहली शॉप थी जो इंडिया के अंदर खोली गई थी? आज जो हम इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी देखते हैं, क्या हमारे इंडिया के अंदर पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी थी? और साथ ही साथ मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हिस्ट्री को पूरा का पूरा समझेंगे कि आखिरकार ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ एक छोटे से रेवोल्यूशन से लेके एक पर्टिकुलर क्विनीन फ्लोड को लेके वहां से ये ओरिजिनेट हुआ, और आज के टाइम पर ये हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस लॉ माना जाता है, प्रेस्टिजियस एक्ट माना जाता है, जिससे पूरा का पूरा फार्मेसी कंट्रोल होता है। इसको पढ़ने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज बात जानना जरूरी है कि आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम उसे कवर करेंगे रिसेंट अमेंडमेंट के साथ में, क्योंकि इसके अंदर जब 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया तो उस टाइम के हिसाब से बनाया गया। फिर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे अमेंडमेंट के टाइम पर आपके न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल्स आए, मेडिकल डिवाइस के रूल आए। इवन जब आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया था तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग एक्ट था, ड्रग एक्ट था 1940 तक, इसके अंदर कॉस्मेटिक नहीं था ऐड। और ये लास्ट में जाके 1962 के अंदर कॉस्मेटिक को ऐड किया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। उससे पहले हम इसको सिर्फ और सिर्फ ड्रग एक्ट के नाम से जानते थे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे आयुर्वेदा से लेके आज के मॉडर्न एलोपैथिक फार्मेसी टू द वर्ल्ड के लिए हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का हमने नाम दिया था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, हेल्थ एंड ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। और इसको एक और अगर टेक्निकल टर्म में कहें, हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया, इससे भी हम इसको पढ़ते हैं। और ये पूरा लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। आप जानते हैं अभी हाल ही में यूपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को रिलीज किया है, और उसके अंदर 186 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो यही इसी सीरीज से, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बनते हैं, क्योंकि आप ड्रग इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको फार्मेसी के लॉ के बारे में पता होना चाहिए। इसी को हम अपने फार्मेसी का कानून भी कहते हैं, इस लॉ को, ठीक है। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर होने चाहिए कि हम आखिरकार इस पूरे के पूरे लेक्चर को जो पढ़ेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसको हम फॉरेंसिक फार्मेसी बोलते हैं। अब फॉरेंसिक फार्मेसी एक्चुअल कहने का मतलब क्या है, ठीक है। फॉरेंसिक वर्ड आपने सुना होगा और ज्यादातर हम फेमिलियर हैं हमारे एक पर्टिकुलर टर्म के, जो है आपका क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। आपने अच्छे से सुना होगा ये। लेकिन इससे पहले हम इसको जो फॉरेंसिक फार्मेसी कहते हैं, तो फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? तो जो फॉरेंसिक आपका वर्ड है
ये ड्राइव हुआ है आपका ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड है आपका फोरेंसिस, ठीक है, इस वर्ड से ड्राइव हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है? फोरम। इसका मीनिंग होता है फोरम। अब फोरम आपने सुना होगा, तो फोरम टर्म्स का मतलब होता क्या है? तो फोरम का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोग, अब चाहे वो पब्लिक के हों, ठीक है, या फिर मार्केट के हों, ठीक है, या फिर कुछ अथॉरिटेटिव लोग हों, अथॉरिटी के लोग हों, तो वो लोग मिलके कुछ लीगल मुद्दों के ऊपर जब डिबेट करते हैं और कुछ लीगल कानून बनाते हैं, और उसी पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? फोरम बोलते हैं। इसीलिए जब आपके फोरेंसिक फार्मेसी की बात हो रही है, तो फार्मेसी के अंदर जब आपको लॉ क्रिएट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ पहले मिलजुल के बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, जिसमें हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी से लेके आज का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ है, उसका बहुत बड़ा आपका, जिसको आप चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं, चोपड़ा कमेटी का काफी बड़ा रोल रहा है। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर आज का जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ आप देखते हैं, एक्ट देखते हैं, वो इन्हीं की रिकमेंडेशन पर ही फाउंड किया गया था। लेकिन इनसे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज में कंट्रीब्यूट किया। कैसे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे, कैसे हमारे इंडिया को डंपिंग ग्राउंड बना दिया था, वेस्टर्न से जो भी दवाइयां आती थी उनको, अडल्ट्रेटेड दवाइयां, उनको इंडिया में डंप कर दिया जाता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए काफी लोगों ने अपना इसके अंदर सेक्रीफाइस किया, कंट्रीब्यूट किया, और हमारे इंडिया को वन ऑफ द, कहा जाए तो फार्मेसी के इतिहास में वर्ल्ड लीडर बना दिया है, या फिर फार्मेसी को वर्ल्ड फार्मेसी बना दिया हमारे इंडिया को, जिससे हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन द वर्ल्ड, और ग्लोबली हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इस पूरे लेक्चर को हमें समझना कैसे है? हम इसको मेजर 4 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम आपके यहाँ पे बात करें ड्रग रेगुलेशन की हिस्ट्री की, ड्रग रेगुलेशन हिस्ट्री की, तो इसको हम मेजरली तो वैसे 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके मेजर 4 से 5 पार्ट देखेंगे जो जरूरी है, तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल से पहले कैसा स्टेटस था, तो हम उसको पढ़ेंगे प्री कॉलोनियल पीरियड के टाइम का। प्री कॉलोनियल पीरियड में क्या सीन था इंडिया के अंदर, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया के उन इंडिजिनस सिस्टम के बारे में देखेंगे कि हमारे इंडिया में जब एलोपैथिक ड्रग नहीं थी, तो इंडिया में ड्रग की मार्केट थी कैसी। तो एंशिएंट इंडिया के बारे में हम मेडिसिन सिस्टम को देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कॉलोनियल पीरियड का टाइम, जहां पर ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडिया के अंदर जो ड्रग रेगुलेशन थी वो कैसी थी, कॉलोनियल पीरियड का टाइम पढ़ेंगे। और उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें आजादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो उस टाइम पर क्या स्टेटस रहा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट है वो आपका कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। और इसी के अंडर में हमारे पढ़ेंगे हम 2 और चीजें। फिर रहेगा आपका ट्रांजिशन पीरियड, तो उस टाइम पर जब हमारा ये पूरा का पूरा लॉ बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था, तो उसके ट्रांजिशन में जो अमेंडमेंट हुए, उन सब में क्या क्या चीजें हुई, कितनी बार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अमेंड किया गया, और उसके बाद आज के टाइम पर जो मॉडर्न एक्ट आ रहे हैं, नए नए अमेंडमेंट आ रहे हैं, तो मॉडर्न जो पीरियड है हमारा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क रहने वाला है पढ़ने का, आपका इस पूरे के पूरी सीरीज का। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्री कॉलोनियल पीरियड और कॉलोनियल पीरियड और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि कैसे हमारा इंडिजिनस सिस्टम से आज का जो ड्रग रेगुलेशन है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। तो अगर हम प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करें, तो हमारे इंडिया के अंदर कोई भी एलोपैथिक ड्रग्स का, कोई भी एलोपैथिक मार्केट का रोल नहीं था। हम टोटली रिलाई करते थे अपने इंडिजिनस सिस्टम पर, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा इंडिया का सबसे पुराना सिस्टम आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा। आयुर्वेदा की बात करें तो इंडिया का सबसे ट्रेडिशनल और पुराना इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम माना जाता है, जो कि अराउंड 600 BC के आसपास में देखा गया। उस टाइम पर जितने भी पॉपुलेशन थी, जितने भी लोग थे, वो इसी सिस्टम पर रिलाई करते थे और हम इसको फॉलो करते थे। आयुर्वेदा को ही आपका 5th वेदा माना जाता है, ठीक है, और ये सब्सिडरी माना जाता है आपके अथर्ववेदा का, यानी कि अथर्ववेद से ही इसका ओरिजिन हुआ है। इसके बारे में जो सबसे बड़े लिटरेचर या लेख या हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिनके नाम भी आपने बहुत अच्छे सुने होंगे, आपका चरक संहिता और सुश्रुत संहिता मिलते हैं। चरक जो थे आपके, उन्होंने मेडिसिन के बारे में बताया और सुश्रुत ने सर्जरी के बारे में बताया। तो ये सारे हमको लिटरेचर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें प्रिंसिपल कौन कौन से फॉलो करते थे, तो पंच महाभूतास जैसे प्रिंसिपल्स को हम क्या करते थे, यहाँ पर देखते थे, पंच महाभूतास, और साथ ही साथ त्रिदोषा थ्योरीज को देखते थे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उस टाइम पर अप्लाई किए जाते थे। इसको हम आगे
दूसरी सीरीज में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और चीजें आती हैं कि जो इन आयुर्वेदा सिस्टम की प्रैक्टिस करते थे, यानी कि उनको हम वैद्य बोलते थे, आपने भी इस चीज को सुना होगा। लेकिन जो लोग आयुर्वेदा की चीजों को फॉलो करके ही लोगों को ट्रीट करते थे, उनको बोला जाता था प्राण विशारा, या प्राण विशार बोलते थे उनको, ठीक है, प्राण विशार। और जो क्या करते थे, आयुर्वेदा को टेक्स्ट को ना पढ़ के ऐसे ही जैसे झोला छाप उस टाइम पे भी होते थे, उनके पास आयुर्वेद की कोई नॉलेज नहीं होती थी और वो फिर भी प्रैक्टिस करते थे, तो उनको बोला जाता था रोग विशारद, ठीक, रोग विशार बोला जाता था। तो ये तो टर्मिनोलॉजी दी जाती थी उस टाइम के फार्मासिस्ट को। फिर इंडिया में ओरिजिन होता है आपका यूनानी और ग्रीको अरेबिक। अगर हम इसको माने तो यूनानी सिस्टम इंडिया में स्टार्टिंग में नहीं था, ये हमारे इंडिया में आता है 12th सेंचुरी के आसपास में। 12th सेंचुरी के साथ ही एंटर करता है जब दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, आपका दिल्ली सल्तनत का ओरिजिन जब होता है, तब ये इंडिया में एंटर करता है। और दिल्ली सल्तनत से पहले अगर हम यूनानी सिस्टम को पढ़ें तो ये ग्रीक ओरिजिन का है। हिप्पोक्रेट इसके फाउंडर माने जाते हैं। अराउंड 460 टू 470 बीसी के टाइम पे हिप्पोक्रेट थे जो इसके फाउंडर थे, और उन्होंने अपनी हिप्पोक्रेटिक थ्योरीज दी, मोरल थ्योरीज दी, उसके बेसिस पर इसको क्या किया जाता, फॉलो किया जाता था। और साथ ही साथ लेटर हिप्पोक्रेट के बाद अरब सल्तनत के अंदर अरब जो स्कॉलर्स थे, अरब मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उसने इसको और डेवलप किया। और जब इंडिया के अंदर मोहम्मदन रूल्स आए, मुगल एम्पायर का जन्म हुआ इंडिया के अंदर, तो इन यूनानी सिस्टम इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से फैला। और इस चीज को जो प्रैक्टिस करते थे, यानी कि यूनानी सिस्टम को जो प्रैक्टिस करते थे, उनको हम हकीम बोलते थे, ठीक है, हकीम बोला जाता था जो इस चीज को प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। अभी आपकी बेस किस पे थे, तो हिप्पोक्रेट्स की जो हिमोरल थ्योरी थी उसके ऊपर ये काम करते थे। और ऐसे ऐसे हमारे इंडिया के अंदर सारा का सारा सिस्टम चलता था। और ऐसा नहीं था, उस टाइम पे आपका आयुर्वेदा भी चलता था। जो राजा वगैरह थे, जो लोकल पब्लिक थी, वो आयुर्वेदा के ऊपर रिलाय करती थी। सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम की माने तो सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम आपका आयुर्वेदा से भी पुराना माना जाता है। इसका ओरिजिन करीब 10,000 बीसी पुराना माना जाता है, और इसके फाउंडर माने जाते हैं लॉर्ड शिवा। लेकिन ये सबसे ज्यादा लाइमलाइट में जब आया, जब 1920 में उस्मान कमेटी बनाई गई, और वेस्टर्न जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारे इंडिजिनस सिस्टम को क्या बता दिया था, अनसाइंटिफिक बता दिया था। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, अपने एलोपैथिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम थे उसको नॉन साइंटिफिक बता दिया गया था। तो उस टाइम पर एक उस्मान कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का क्या रोल था कि ये क्या करेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी से बनाई गई थी वो। और उस टाइम पर आयुर्वेदा और यूनानी सिस्टम के जो चीजें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको साइंटिफिकली स्टडी करेंगे और उसको क्या करेंगे, दर्जा दिलाएंगे इंडिया के अंदर। तो वहां पर जो सिद्धा वाले जो प्रैक्टिशनर थे, या सिद्धा सिस्टम को जो फॉलो करते थे, तमिल डॉक्टर्स, तमिल प्रैक्टिशनर्स, वो इसके विरोध में आ गए। उन्होंने इसका अपोज किया, और उन्होंने उस टाइम पे सिद्धा सिस्टम को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में लाया। तो ये सारे सिस्टम चलते थे। अब ये सारे के सारे सिस्टम फॉलोड कैसे होते थे, 12th सेंचुरी बीसी से लेके आपका 12th सेंचुरी की बात करें, 12th सेंचुरी से लेके जब तक कॉलोनियल पीरियड नहीं आ जाता है 1600 तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आई, तब तक यही तीनों सिस्टम आपस में मिलजुल कर चलते थे। उस टाइम पर कोई भी एलोपैथिक ड्रग्स, एलोपैथिक मार्केट का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी तक कोई भी स्टेट कंट्रोल नहीं था, यानी कि इंडिया के अंदर ड्रग फार्मेसी रिलेटेड कोई भी एक कंट्रोल नहीं था। कौन सी चीजें कैसे बनाई जाएंगी, स्टेट कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हमारे इंडियन टेक्स्ट बुक में कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज मिलती है। ड्यूरिंग द चाणक्य राज्य में, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था, उस टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर ही कुछ स्टेट कंट्रोल दिखता है टुवर्ड्स द मेडिसिन, ठीक है। तो चाणक्य जो थे, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने अपना अर्थशास्त्र लिखा, और अर्थशास्त्र उनका इंस्पायर्ड था आपका मनुस्मृति से, जो कि अराउंड 4th सेंचुरी में लिखा गया था। और उसके अंदर जो मेडिसिन रिलेटेड चीजें थी, उसके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट लॉ बनाए। अगर भारत के पहले रेगुलेशन, रूल या कंट्रोल की बात करी जाए, तो कौटिल्य, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर क्या किए थे, मेंशन किए थे। अब उनके मेजर 3 प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे। पहली बात कि अगर आपको कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है, तो उसको नेग्लेक्ट करना, उसको नेग्लिजेंस के लिए पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। दूसरा, जो इस चीज को ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हैं, अगर उनकी
केयरलेसनेस की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो उनको माइनर पनिशमेंट दी जाएगी और उनके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति स्टेट के अंदर बीमार है और अगर कोई डॉक्टर बिना वहां के जो रूलर्स थे, जिनको हम गोपौर स्थानिका बोलते थे, उनको बिना इन्फॉर्म करे अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उस पेशेंट का, तब भी आपके ऊपर फाइन लगेगा और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये पनिशमेंट माइनर होती थी। लेकिन अगर कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के फेलियर की वजह से उसके ऑर्गन वगैरह को डैमेज हो जाता था या फिर कुछ भी इसको एज अ एक्ट ऑफ वायलेंस कंसीडर किया जाता था और उनको इसके लिए सीवियर पनिशमेंट मिलती थी। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में ही इंडिया के अंदर पहली बार टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में बताया गया था। यानी कि उस टाइम पर अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो ऑटोप्सी के कुछ प्रिंसिपल्स मिलते हैं कि कॉज ऑफ डेथ पता लगाया जाए। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे किस तरीके से डेथ होगी, सफोकेशन से किसी की डेथ हो गई, किसी ने अगर फांसी लगा ली है या कोई तालाब में डूब गया है, तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जो कंफर्म करेंगे कि इस व्यक्ति की डेथ इस वजह से हुई है। साथ ही साथ उस टाइम पे पॉइजन का बहुत बड़ा चलन था कि लोग क्या करते थे, राजा को या फिर उनके स्थानीय लोगों को पॉइजन देके मार देते थे। तो ये कंफर्म करने के लिए कि एक्चुअल में इसकी डेथ पॉइजन से हुई है, उसके लिए अर्थशास्त्र के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो पहली बात, अगर किसी की डेथ हुई है आपकी सफोकेशन की वजह से, अगर कोई व्यक्ति सफोकेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई है तो कुछ सिम्टम्स दिखेंगे जिनको चाणक्य अर्थशास्त्र में बताया गया था। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है सफोकेशन की वजह से, तो पहली बात उसके नेक के ऊपर मार्क दिखेंगे, फेस जो होगा स्वेल्ड होगा, टंग बाहर आ जाएगी उसकी और आंखें उसकी कैसी बल्ज टाइप की दिखने लगेंगी। अगर हैंगिंग की वजह से डेथ हुई है तो नेक और टंग कमिंग आउट हो जाएगी, यानी कि जीभ बाहर निकल आती है अगर किसी को आप फांसी के फंदे पर लटकाएं। आंखें बल्जी हो जाएगी और बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम स्टिफ हो जाएगी, हैंगिंग स्टेट में हो जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी की डेथ डूबने की वजह से हुई है, ड्राउनिंग की वजह से हुई है, तो उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, आई स्वेलो हो जाएंगी और मुंह से उसके झाग आने लगेंगे और लंग्स और स्टमक में पानी भरा हुआ हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने कुछ अपने टॉक्सिकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताए जिसके बेसिस पर अगर किसी व्यक्ति को पॉइजन दिया गया है और ये कंफर्म करना है तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए कि अगर उस व्यक्ति को पॉइजन दिया गया है तो उसके स्टमक से अनडाइजेस्टेड फूड को निकाला जाए, उसको फायर के ऊपर रखा जाए तो एक क्रैकिंग साउंड आएगी और कुछ कलरफुल रेनबो जैसा फ्यूम निकलेगा उससे। और साथ ही साथ अगर उसी फूड को जो अनडाइजेस्टेड ब्रेड बॉडी के अंदर से निकला है, अगर हम उसे वर्ड्स को खिलाते हैं और वर्ड्स की डेथ हो जाती है तो ये कंफर्म करता है कि उस व्यक्ति की जो डेथ है वो आपकी पॉइजन की वजह से हुई है। आज के टाइम पे आपको ये बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं 4th सेंचुरी की, जहां पर ऐसी कोई हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं थे। तो उस टाइम पर पहला स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स और स्ट्रिक्ट लॉ हमको दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आपसे बात करें, अब आ जाता है आपका कॉलोनियल पीरियड। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे इंडिया के अंदर जो आयुर्वेदा सिस्टम था वो चल रहा था, साथ ही साथ यूनानी सिस्टम चल रहा था। अब यूनानी 12th सेंचुरी के आसपास में आता है और सिद्धा भी परफॉर्म किया जाता था हमारा तमिल साइड में, और ये तीनों सिस्टम आपस में इंडिविजुअली साथ साथ में चल रहे थे। 12th सेंचुरी से आपका यूनानी आया था 12th सेंचुरी से, और ये 1600 तक आराम से चल रहा था, यानी 16th सेंचुरी तक आराम से चलता है। फिर आपका कॉलोनियल पीरियड आता है, इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और वो क्या करती है कि इंडिया के अंदर पहले तो म्यूचुअली कनेक्ट होके इंडिया के इंडिजिनस सिस्टम और अपने एलोपैथिक सिस्टम को इजीली रन होने देती है, और अपने साथ में कुछ डॉक्टर्स को लेके आती है, कुछ सर्जन को लेके आती है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजे थे। ठीक है, और उसके लिए ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक पोस्ट असाइन करी जाती है, और ये जो सर्जन आते हैं ये किस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू आते हैं, ये कॉर्पोरेशन ऑफ सर्जन ऑफ लंदन एक एग्जाम पास करते हैं इंडिया में आने के लिए। और इंडिया के अंदर एक सर्विस होती है इंडियन, उस टाइम की इंडियन मेडिकल सर्विस IMS, ठीक है, ये बनाई गई थी। और ये सर्विस के अकॉर्डिंग जो सर्जन आए थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी और वहां के जो लोकल लोग थे उनके ट्रीटमेंट, उनके देखभाल के लिए आते हैं। ठीक है, इनका पब्लिक में कोई भी रोल नहीं रहता है, पब्लिक तक इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए रिजर्व होता है। फिर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देखती है कि इंडिया का जो इंडिजिनस सिस्टम है या इंडियन जो प्लांट्स हैं, क्यों ना उनके ऊपर रिसर्च करी जाए, क्योंकि ये प्लांट्स भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इतना पुराना हमारा आयुर्वेदा जो इतना ज्यादा साइंटिफिक है इस टाइम पर, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन की चीजें चल रही हैं, उसी के बेसिस पर। और सबसे बड़ी बात, इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसी गलती की वजह से जब इन्होंने क्या किया था, हमारे आयुर्वेदा को
नॉन साइंटिफिक बता दिया था, अनसाइंटिफिक बता दिया गया था। तो आयुर्वेदा को नेशनल मेडिसिन का दर्जा दिलाने के लिए पहली बार क्या हुआ था, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। पहली बार इसी पर्टिकुलर चीज के लिए हमारे इंडिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि इसके अगेंस्ट में चीजें चली थी। तो उन्होंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ड्यूरिंग 1750 की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने काम ये किया था कि इंडियन प्लांट के ऊपर रिसर्च करना उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने कुछ प्लांट्स वगैरह बनाने की सोची ताकि उस जगह पर क्या किया जा सके, बोटेनिकल गार्डन बनाने का सोचा, जिससे इंडियन प्लांट्स के ऊपर रिसर्च की जा सके। तो पहला बोटेनिकल गार्डन बनाया गया था आपका कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन, जो क्या करता था, इंडिया के प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करता था और जो जो चीजें अच्छी होती थी इंडिया के प्लांट्स के अंदर, यानी कि वो रिच होते थे, मेडिसिनली रिच होते थे, उनको क्या करता था, एक्सपोर्ट कर देता था मेडिसिन वगैरह को, ताकि वहां के लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सकें। इसी वजह से कुछ पेटेंट हमारे ब्रिटिश रूल के हिसाब से भी चुरा लिए गए थे। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े तो उस टाइम तक भी आपस में म्यूचुअली चीजें चल रही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपने सिस्टम को क्या करना चाहती है, सुपीरियरिटी दिखाना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, आयुर्वेदा को अनसाइंटिफिक बता दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना था, अपना एलोपैथिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना था इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने अपने आयुर्वेदिक एलोपैथिक सिस्टम को बहुत ज्यादा सुपीरियर बताया। और सुपीरियर बताने के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया का जो इतने सालों पुराना हमारा मेडिसिनल सिस्टम था उसको अनसाइंटिफिक बता दिया। और इस चीज को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, 19th सेंचुरी में डॉक्टर्स के जो साइंटिफिक थिंकिंग थी उसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस वगैरह ओपन किए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता के अंदर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला, जो कि इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है 1835 में। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें तो पहला वाला हॉस्पिटल जो था वो गोवा के अंदर माना जाता है, लेकिन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज है। अब यहाँ पर वो आयुर्वेदा या यूनानी के बारे में नहीं पढ़ाते थे, वो पढ़ाते थे वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में। अब उन्होंने क्या किया, इंडियन सिस्टम को तो अनसाइंटिफिक बता दिया और इसको क्या कर दिया, मार्जिनाइज कर दिया। लेकिन यहां से क्या दिक्कत हुई कि आपका 1916 में अगर हम बात करें, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो आपका आयुर्वेदा और यूनानी है उसको साइंटिफिक बेसिस पर स्टडी किया जाए। यानी कि इतना पुराना जो मेडिसिन सिस्टम था, क्योंकि लोगों ने इसका विरोध किया जब इसको मार्जिनाइज कर रहे थे, तो लोगों ने इसका विरोध किया, उसके ऊपर एक स्टडी करने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। और 1920 के बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने क्या किया, इस पूरे के पूरे आयुर्वेदा को नेशनल मेडिसिन का दर्जा दे दिया कि आप इस तरीके से हमारे इंडिया का जो इतना पुराना मेडिसिनल सिस्टम है आप उसको नॉन साइंटिफिक बता रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया और इस पर्टिकुलर हमारे आयुर्वेदा सिस्टम को नेशनल मेडिसिन का दर्जा दिया गया। साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन और ग्लोबल रिकॉग्निशन की मांग की। उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1921 में एक उस्मान कमेटी बनाई और इस उस्मान कमेटी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी से बनती है और ये स्टडी एंड एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रैक्टिस कराती है आपके आयुर्वेदा और यूनानी का। लेकिन इसका अपोज करते हैं आपके तमिल फिजिशियंस। उनको लगता है कि जो हमारा सिद्धा सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पुराना है और उसको मार्जिनाइज किया जा रहा है। तो वहां के जो डॉक्टर्स थे, तमिल के जो लोग थे, उन्होंने सिद्धा मेडिसिन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग 1920s टू 1930s और सिद्धा सिस्टम भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में उस टाइम पर आया। इतनी सारी चीजें हमने अभी तक यहाँ देख ली, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट रेगुलेटेड लॉ नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ से एलोपैथिक दवाइयां ला रही है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, पब्लिक सेक्टर में कैसे प्रोवाइड करनी है, और अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी शॉप नहीं बनी थी जहां पर आपकी कैसी एलोपैथिक ड्रग्स मिल सके। ठीक है, आगे जब चीजें बढ़ती हैं तो कुछ एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है, पास करती है, नॉट फॉर द पब्लिक कंट्रोल, फॉर देयर पर्सनल ओन बेनिफिट्स के लिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं आपके ओपियम एक्ट के बारे में, जो कि 1857 में इम्पोज किया गया था, लाया गया था। अब ये जो लॉ था, या स्पेसिफिकली ओपियम एक्ट की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, ये इसलिए पास किया गया था ताकि जो ओपियम पॉपी का प्रोडक्शन है उसको अपने कंट्रोल में ले ले, उनके ऊपर पोजीशन कर ले, उसके सेल और एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट का हक हो। आपके इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये कैसे मिला था, अगर इसकी थोड़ी सी और हम हिस्ट्री देख लें तो 1770 के आसपास में प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपका कोलकाता और बिहार के
रीजन से। तो वहां पर ये हुआ था कि उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस युद्ध को जीतने के बाद में जो आधिकारिक हक था कॉपी के प्रोडक्शन के लिए वो अपने अंडर में कर लिया था। और इन्होंने क्या किया, 1820 के अंदर गाजीपुर के अंदर ओपियम फैक्ट्री बनाई। ठीक है, गाजीपुर के अंदर ओपियम फैक्ट्री बनाई। ठीक है, ओपियम फैक्ट्री बनाई और इस ओपियम फैक्ट्री के अंदर ही इन्होंने क्या किया, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेगुलेशन स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया। ये जो गाजीपुर के अंदर फैक्ट्री थी इसको पहले हम बनारस अफीम एजेंसी के नाम से जानते थे। ठीक है, और लेटली इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आपके ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। इन्होंने क्या किया था कि इसको फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दिया था एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, ताकि मॉर्फिन और कोडीन जैसी ड्रग इंडिया में बनाकर इंडिया से एक्सट्रैक्ट करके बाहर अपने सोल्जर्स के लिए भेज सके। लेकिन जब तक इनके पास में क्या था, ये लॉ था कि ये कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चलेगा आपका कॉपी का प्रोडक्शन। लेकिन कुछ लोग इसके लिए क्या कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, एडिक्टिव था, तो लोगों के बीच में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और उसी टाइम पीरियड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, पॉपी उगाने के लिए लोगों के खेत वसूल लेती थी और वहां पर जबरदस्ती उनसे पॉपी की खेती करवाई जाती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एल्कोहल ड्रग बना सके। लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे थे, इसका स्मगल करने लगे थे। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया आपका ओपियम एक्ट के अंदर। ओपियम एक्ट आपका 1878 आया, एक्ट 1 ऑफ 1878। इसके अंदर उन्होंने स्ट्रिक्ट पनिशबल ऑफेंस मतलब पनिशमेंट्स के लिए क्या प्रावधान बना दिए कि अगर कोई ओपीएम की स्मगलिंग करता है, जिससे क्या है उसको सजा दी जाएगी, ताकि इसका स्मगलिंग ये बचा सके। जो लोग अपने खुद से वहां से चीजों को चुरा के ले जा रहे थे या फिर इसका स्मगलिंग कर रहे थे, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन लगाए और उनके लिए कड़ी सजा का यहाँ पे प्रावधान रखे गए थे। साथ ही साथ जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था आपका 1925 में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को क्या करना पड़ा था, पूरे देश में जो ओपीएम के एडिक्टेड लोग थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डेंजरस ड्रग एक्ट बनाया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लॉ थे या एक्ट थे उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए बनाए गए थे। अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था, कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, बहुत सारी अडल्ट्रेटेड ड्रग जो थी मार्केट में आने लगी थी, बहुत ज्यादा फेक ड्रग बनने लगी थी, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था चेक करने के लिए, और पब्लिक की हेल्थ को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल दिया गया था। इंडिया के अंदर जितनी भी ड्रग्स थी उस टाइम तक, ड्यूरिंग 1920 से पहले की अगर हम बात करें, तो सारी की सारी बाहर से आती थी एलोपैथिक ड्रग। और इसी टाइम पीरियड के टाइम पर इंडिया को डंपिंग ग्राउंड बोला जाता था, यानी कि इंडिया को डंपिंग ग्राउंड बोला जाता था। जितनी भी ड्रग इंडिया के मार्केट में लाई जाती थी वो बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा स्पूरियस होती थी। ठीक है, डंपिंग ग्राउंड बोला जाता था और इंडिया के अंदर क्या डंप कर दिया जाता था बेकार ड्रग के अंदर, जिसकी वजह से लोगों की बहुत ज्यादा डेथ होने लगी थी। और साथ ही साथ अगर बात करें, इंडिया मोस्टली डिपेंड हो गया था एलोपैथिक ड्रग्स के ऊपर, जो भी बाहर से इंपोर्ट होके आती थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में इंडिया का जो इंपोर्ट था वो कट कर दिया गया था। तो इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस लोग थे उन्होंने क्या किया, खुद की चीजें बनाना स्टार्ट की, स्प्रिट वगैरह बनाने स्टार्ट किए। और अगर हम इंडिया में अपनी पहली केमिस्ट शॉप की बात करें, तो 1811 में मिस्टर बाथगेट ने पहली केमिस्ट शॉप ओपन की थी इंडिया के अंदर। ये कलकत्ता के अंदर ही ओपन हुई थी। केमिस्ट शॉप पहली केमिस्ट शॉप मानी जाती है हमारे इंडिया की पहली केमिस्ट शॉप। ठीक है, और अगर इसमें बात करें, इसके पूरे 100 साल बाद 1907 में इसी केमिस्ट शॉप को इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया था। और ड्यूरिंग 1901-1907 के बीच में इंडिया की 2 बहुत फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी फाउंड हुई। इसमें हमारी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, आचार्य पीसी राय जो सर थे उन्होंने ओपन की थी। और साथ ही साथ टीके गज्जर ने आपकी अलम्बिक फार्मास्यूटिकल बॉम्बे के अंदर बड़ौदा के अंदर स्टार्ट की थी। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन दोनों चीजों के नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ तक तो चीजें चल जाती हैं। इंडिया को डंपिंग ग्राउंड बोला जाता है और इंडियन मार्केट में जो हमारी मोस्ट ऑफ द ड्रग थी वो बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड थी, कोई भी स्टेट लॉ नहीं था। और जब जो ड्रग इंपोर्ट होती थी बाहर से वो इतनी ज्यादा स्पूरियस आती थी, उनके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट मेजर नहीं था, इंडिया में कोई भी टेस्टिंग एजेंसी नहीं थी। तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे विरोध होते हैं, और जब ये विरोध होते हैं तो इंडिया के अंदर कुछ कुछ रियलिटीज देखने को मिलती है। तो एक बहुत बड़ा
फ्रॉड देखने को मिलता है ड्यूरिंग 1928, जिसको हम क्विनीन फ्रॉड बोलते हैं। 1928 के अंदर क्विनीन फ्रॉड होता है। अब जो ये क्विनीन फ्रॉड होता है, तो एंटी मलेरिया, जो इंडिया के अंदर उस टाइम पे मलेरिया बहुत ज्यादा पीक पर था, तो इंडिया के अंदर 1928 के अंदर क्विनीन जो इंपॉर्टेंट ड्रग थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है। लोग चाक पाउडर का यूज कर रहे थे, फेक प्रोडक्शन बन रहे थे, और जो लोग इसका बनाते थे वो कोई भी ट्रेंड नहीं थे। इंडिया के अंदर कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तो वहां पे जो लोकल कंपाउंडर थे वो क्या करते थे, इन ड्रग्स को बनाते थे। तो जिसकी वजह से 1920s के अंदर एक हमारा उस टाइम पे जर्नल था, इंडियन मेडिकल गैजेट जो जर्नल था, उसने क्या किया, एक पेपर पब्लिश किया। उसके बारे में इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जो मार्केट में चलने वाली ड्रग्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पूरियस है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, जो कॉमन है। और उन्होंने इस पूरे के पूरे पेपर के बारे में बताया था, क्विनीन फ्रॉड करके इन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। मलेरिया एक लाइफ सेविंग ड्रग की तरह थी, एपिडेमिक जो कंडीशंस थी उनके लिए लाइफ सेविंग का काम करती थी। और ये जब इसके ऊपर इन्होंने टेस्टिंग की, अपने रिपोर्ट में चेक कराया, तो ये बहुत ज्यादा हेवीली अडल्ट्रेटेड निकली थी, जिसकी वजह से पब्लिक का गुस्सा गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपने कोई भी ऐसा मेडिसिनल प्रोफेशनल नहीं है इंडिया के अंदर जो ड्रग बनाता हो, और जितनी भी इंपोर्टेड ड्रग आ रही है वो बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड है, स्टैंडर्ड नहीं है, अडल्ट्रेटेड है, स्पूरियस है। तो ये क्विनीन फ्रॉड बहुत ज्यादा उसमें क्या हुआ, आग भड़काने के लिए काम किया। अब इसी के साथ साथ सितंबर 1928 के अंदर जो आपके कर्नल हेनरी ए गिडनी थे, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा और उन्होंने एक एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में इन्होंने असेंबली के अंदर एक इशू उठाया, एक मुद्दा उठाया कि इस पर्टिकुलर फ्रॉड की वजह से जो आम जनता है उनकी डेथ हो रही है, और इस डेथ की वजह से जो बहुत सारे कॉमन लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट मेजर नहीं है। तो इन्होंने ये डिमांड की, ये ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आप कम से कम ये जो ड्रग का रेगुलेशन है इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉ लेके आए, और इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, असेंबली के अंदर बहुत सारी और चीजें चली जिसकी वजह से लॉ लाने में हेल्प मिली। एक और इम्पोर्टेंट आपका इससे पहले का मिलता है हमको, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक बॉम्बे प्लेग हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब जो बॉम्बे प्लेग था इसकी वजह से भी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, अब यहाँ से क्या है, 1920s के बाद ही आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की नींव रखना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसको आग किसने दी थी, इस पर्टिकुलर इवेंट में। अब ये इवेंट क्या था, इसको आसान सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सितंबर 1896 के अंदर बॉम्बे के अंदर, जो आज का मुंबई है, उसके अंदर एक ब्यूबोनिक प्लेग क्या था, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ फैल गया था, जिसकी वजह से करीब वहां पर 10 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, आने वाले जितने भी बीते बसते। और इसके लिए जो वहां की गवर्नमेंट थी उनके पास कोई स्ट्रिक्ट मेजर नहीं था कि इस लॉ को इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जो वहां पर एग्जिस्टिंग लॉ थे, एग्जिस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर था, जैसे कि बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट 1888 या इंडियन रेलवे एक्ट 1890, ये सफिशिएंट नहीं थे आपके इस पूरे की पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए या फिर हैंडल करने के लिए। और जो बुबोनिक प्लेग था, ये बाहर से आने वाले लोगों की वजह से फैल रहा था, आसपास के कॉन्टेक्ट से फैल रहा था, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग चपेट में आ जा रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो जा रही थी। अब इस पर्टिकुलर बढ़ते प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि रशिया ने एक रिपोर्ट बनाई और ग्लोबल प्रेशर बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आप अगर इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो आपका ब्यूबोनिक प्लेग है, ये पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज सफर करेंगी। तो वहां पर जो क्वीन विक्टोरिया थी, 19 जनवरी को 1997 के अंदर उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मेजर लेने के लिए बोला कि इसके लिए जितना जल्दी हो सके लॉ बनाओ, कोई एक्ट बनाओ, जिससे क्या है इसको कंट्रोल किया जा सके। और सोचिए 1897 में बनाया गया लॉ आज भी इम्प्लीमेंट है इंडिया के अंदर, जो कोविड-19 जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आज भी इस एक्ट के सेक्शन 2 को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद में एक वीक के बाद में जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल थे, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसको अ बिल टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज का नाम दिया, और बहुत ही जल्दबाजी में ये लॉ लाया गया था। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही सेक्शन थे, जबकि इसका जो मेन फर्स्ट सेक्शन था वो मिसिंग था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसको मैसेज दिया था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंदर इसको
बनाया गया था और ये इंडिया का पहला फर्स्ट मॉडर्न पब्लिक हेल्थ लॉ था जहां पर हेल्थ रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड क्या था, रेगुलेशन की चीजें बताई गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर क्या है, ये जो एक्ट था फरवरी 1897 में पास हुआ और सिर्फ इसके अंदर कितने सेक्शन थे, 4 सेक्शन थे। अब यहाँ पर क्या, जो उसका सेक्शन 2 था वो स्टेट लोकल अथॉरिटी को कुछ स्पेशल पावर देता था कि जो पैसेंजर ट्रेन से आ रहे हैं, शिप से आ रहे हैं, उनको इंस्पेक्ट करना और डिटेन करके उनको क्या करना, हाउस ब्रेक में लगा देना। जैसे आपने कोविड-19 के टाइम पे देखा था कि अगर कुछ पेशेंट पर्सन जो है फ्लाइट से आ रहे हैं और वहीं पर उनकी क्या होती थी, कोविड-19 की टेस्टिंग होती थी, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता था, क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो ये सेक्शन 2 आज के टाइम पर इम्प्लीमेंट करके ही गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था। उनको डिटेन कर लिया जाता था, ब्रेक हाउस कर दिए जाते थे, जो आपके मेला लगते थे उस टाइम पे और पिलग्रिमेज एक्टिविटीज होती थी उनको भी क्या कर दिया जाता, रोक दिया जाता था। यानी कि जो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी वो 1897 के एक लॉ के सेक्शन 2 से आती है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर कोई इन चीजों को फॉलो नहीं करता था तो कोविड-19 के टाइम पे बहुत पिटाई हुई लोगों की, तो आईपीसी सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग अगर इस रूल को या इस लॉ को कोई तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन 3 में था। और सेक्शन 4 में क्या था कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उस टाइम के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉ बनाए गए ताकि उनके ऊपर कोई वो जो लोकल लोग हैं वो प्रॉब्लम ना करें, यानी कि उनको लीगल प्रोटेक्शन के भी प्रावधान दिए गए। और ये प्रॉब्लम ये थी कि इसका सेक्शन 1 नहीं बताया गया था, तो जिसमें आपका जो ये एक्ट लाया गया था उस एक्ट के अंदर ये डेंजरस डिजीज के लिए था या फिर एपिडेमिक डिजीज के लिए था। और इसी एक्ट का यूज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किए और इसी टॉर्चर का मिसयूज या पॉलिटिकल मिसयूज के बारे में बाल गंगाधर तिलक जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपने अखबार केसरी और महारत्ता में इसका क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से इस लॉ का पॉलिटिकल मिसयूज करते हुए उनको 18 मंथ का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दिया था, यानी कि 18 मंथ के लिए उनको जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस लॉ के बारे में क्रिटिसिज्म किया था कि आप पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन के ऊपर आप बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम का ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है पॉलिटिकल मिसयूज का। इस एक्ट के बारे में हम जो बता रहे थे कि ये एक्ट आज भी लागू है, आज भी काम करता है। कोविड-19 के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग भी जो भी इन्वोक था उसको इंडिया के अंदर रोका गया था। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट करने के बाद इसके अंदर जो डॉक्टर्स थे उनको स्पेशल प्रिवेंशन और वायलेंस जो होता था हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट में उसको कम किया गया और हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें काम किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी इंडिया के अंदर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम वही है जो स्टार्टिंग में चल रही थी। कुछ और स्पेसिफिक लॉ बना दिए गए थे बट वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ से, ठीक है। जैसे कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 के अकॉर्डिंग माने तो यहाँ पर सेक्शन इसका 274 276 ये इंटेंशनल अडल्ट्रेशन के लिए पनिशबल बनाता है। तो कुछ लॉ जरूर बनाए गए कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली ड्रग के अंदर अडल्ट्रेशन करता है और उसकी वजह से जो ड्रग जो है वो नॉक्सियस या फिर पॉइजनस हो जाती है तो उन लोगों को सजा दी जाएगी, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई ड्रग के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी उतनी तरीके से इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ओपीएम एक्ट को तो आपने देख लिया था, ये तो सिर्फ इन्होंने अपने मतलब क्या कहते हैं फेवरिज्म के लिए बनाया गया था। साथ ही साथ इंडिया के अंदर इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट जो था और सी कस्टम एक्ट था, तो इन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि अगर बाहर से इंपोर्ट होकर कोई दवाइयां आती हैं जिनके ऊपर आपका कहा जाए इंपोर्ट ऑफ गुड्स मिस ब्रांडिंग के साथ साथ में फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन दिया है या फिर अगर उनको प्रॉपरली चेक नहीं किया गया, क्वालिटी चेक नहीं किया गया है, तो उसके लिए ये काम करता था। बट स्टिल इंडिया के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे वो बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड ड्रग बना रहे थे और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी स्पेसिफिक रेगुलेशन उस वक्त तक नहीं था। फिर उसके बाद पॉइजन एक्ट 1990 लाया गया था, जो कि पॉइजन्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करता था। और साथ ही साथ में प्रोविंशियल एक्ट बनाए गए थे, जैसे बंगाल फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1919 जो बंगाल के अंदर फूड के अंदर अडल्ट्रेशन करता था, तो स्पेसिफिक बंगाल के लिए था। मद्रास प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन एक्ट 1919 बनाया गया था। कंटोनमेंट एक्ट 1924 बनाया गया था। इसके साथ जो ये एक्ट थे वो अडल्ट्रेटेड ड्रग के ऊपर भले ही बनाए गए थे, लेकिन इसका ऑल ओवर स्टेट के अंदर कंट्रोल नहीं देखने को मिलता था, जिसकी वजह से बहुत सारी और प्रॉब्लम होती थी।
अब अगर स्पेसिफिकली बात करें कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए काफी बड़े जो पर्सन थे उनका बहुत बड़ा रोल है। पब्लिक प्रेशर बिल्ड होता है गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसके लिए 9 मार्च 1927 को सर हारून जाफर क्या करते हैं, एक रेजुलेशन पास करने की कोशिश करते हैं काउंसिल स्टेट के अंदर, जिससे क्या है कि जो गवर्नर जनरल है वो लेजिस्लेट करते हैं इमीडिएटली फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल ड्रग, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लड आ चुकी है अडल्ट्रेटेड ड्रग की, उनकी चेकिंग की जाए। जो ट्रेडर्स हैं जो उसको बेचते हैं उनको क्या किया जाए, चेक किया जाए कि वो अडल्ट्रेटेड ड्रग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। इसके अलावा 3 मई 1928 की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ बॉम्बे एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और ये कंप्लेन करते हैं कि आपके जितने भी ये जो इंफीरियर क्वालिटी ड्रग्स बन रही हैं, जो अनट्रेंड स्टाफ बना रहा है, उसके ऊपर क्या है रेगुलेशन आना चाहिए। जितने भी लोग हैं वो मैन्युफैक्चरर हैं, उसको वजह से छोटे छोटे बच्चे कहा जाए तो जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो उन्होंने उस टाइम पर 1920 के अंदर फूड एंड ड्रग एक्ट की बात करी थी, और इन्होंने बताया था कि इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनलाइज स्टेट फूड एंड ड्रग एक्ट लाया जाए। फिर उसके बाद 4 सितंबर 1928 को लेफ्टिनेंट कर्नल H.A.J. गिडनी क्या करते हैं, एक मोशन को मूव करते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक एडजॉर्नमेंट हाउस के अंदर क्या करते हैं, जो क्वाइनिन फ्रॉड हुआ था उसके बारे में बताते हैं, और इंडिया को बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न मार्केट से ड्रग आ रही हैं वो इंडिया को डंपिंग ग्राउंड समझती हैं, और यहाँ पर कोई भी स्टेट या रेगुलेशन लॉ नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया की पूरी मार्केट में क्या है अडल्ट्रेटेड ड्रग बन चुकी है। तो इस सब के लिए उन्होंने फूड एंड ड्रग एक्ट को बनाने की बात करी, और इंडिया के अंदर जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इतने ट्रेंड नहीं है, या इंडिया के अंदर फार्मेसी का कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है जिसके बेसिस पर ये हम बता सकें कि इंडिया के अंदर कौन ऐसा ट्रेंड स्टाफ है जो क्या करेगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो उन्होंने क्या किया, फूड एंड ड्रग एक्ट की बात करी थी कि फूड एंड ड्रग एक्ट क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल के लिए चीजें चल सके, और साथ ही साथ फार्मेसी पॉइजन एक्ट भी लाया जाए और फार्मेसी एजुकेशन के लिए भी बात करी जाए। इस चीज को 1926-1927 में लोकल प्रेस एंड फार्मास्यूटिकल जर्नल ऑफ इंग्लैंड था, उसने भी सपोर्ट किया था कि जो आपके जो मेडिकल रिसर्च और वर्कर्स कॉन्फ्रेंस है ऑलरेडी इन्होंने पास कर दिया था, बट इंडियन जो कांग्रेस लाहौर थी उसने भी इसको क्या किया था कि अर्जेंट बेसिस पर इस लॉ को लाना चाहिए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको क्या कर रही थी, नेग्लेक्ट कर रही थी। फिर भी मल्टीपल तरीके से और बहुत सारे लोगों के दबाव में आने के चक्कर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, और उसी प्रेशर के बाद बनाई जाती है आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये कमेटी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हम चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं, लेकिन असलियत में ये क्या थी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी। अब ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या है तो इसके बारे में हम देखेंगे। पूरा अगर बैकग्राउंड की बात करें, द काउंसिल ऑफ स्टेट पास द रेजोल्यूशन इफ आस्क्ड टू द गवर्नमेंट जनरल ऑफ डायरेक्टर प्रोविंशियल ऑफ गवर्नमेंट्स कंट्रोल द इनडिसिप्लिनरी यूज ऑफ ड्रग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। यानी कि जो आपका इनडिस्क्रिमिनेशन ड्रग का यूज हो रहा है और ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन का जो मिसयूज हो रहा है, इंडिया के अंदर जो अडल्ट्रेटेड ड्रग का फ्लड आ गया है उसको इंक्वायर करने के लिए बनाई जाती है आपकी एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अब ये जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है ये क्या था, एक फॉर्मल कमेटी नहीं थी, एक ऑफिशियल कमेटी थी। ऑफिशियली इसको क्या किया गया था, रेजोल्यूट किया गया था। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको 11 अगस्त 1930 के अंदर ऑफिशियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके चेयरमैन बनाए गए थे कर्नल R.N. चोपड़ा। ठीक है, कर्नल R.N. चोपड़ा यही इसके मेन हेड थे जो इसको हेड कर रहे थे। ऑफिशियल फॉर्मेशन मिलने के बाद में जो गवर्नर ऑफ जनरल थे उन्होंने रेजोल्यूशन में आपका जो इसका जो रेजोल्यूशन नंबर है वो 1637 हेल्थ, और ये कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड लैंड्स ऑफ शिमला, उसके अंडर में इसको क्या किया गया था, पास किया गया था। और जिसको हेड कर रहे थे कर्नल R.N. चोपड़ा, उन्होंने क्या किया, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जाके अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग लोगों से मिलके ये इंक्वायरी करी कि इंडिया के अंदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का, ड्रग की जो सेल हो रही है उसके ऊपर स्टेटस है कैसा। अब जो ये इनके अगर हम थोड़ा कंपोजिशन की बात कर ले तो इस पूरी कमेटी के जो लेफ्टिनेंट मतलब हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे आपके लेफ्टिनेंट कर्नल R.N. चोपड़ा।
जो कि एक फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर थे स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन इन कलकत्ता के अंदर, और बाद में इन्होंने आईएमएस जो ये आपकी इंडियन मेडिकल सर्विस जो थी उसके भी ऑफिसर रहे थे, और इन्होंने क्या किया था, बाद में ज्वाइन किया था प्रोफेसर रैंक को, और लास्ट में ये मेजर रैंक इन्होंने 1921 में करी थी, और लास्ट में ये बने आपके लेफ्टिनेंट कर्नल इन 1927। इसी कमेटी के अंदर इनके जो सेक्रेटरी थे श्री सी गोवर्धन नायर वो थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे इनके डॉक्टर पी मुखर्जी, और अदर मेंबर जो थे आपके JFKS मिस्टर एच कूपर और मौलवी अब्दुल मार्टिन चौधरी। तो ये सब इस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने क्या किया था, इंडिया के अंदर ड्रग रिलेटेड सारी की सारी इंक्वायरी की। अब इन्होंने क्या किया था, ये कमेटी पूरे के पूरे इंडिया कंट्री के अंदर ट्रेवल करती है और बहुत सारे क्वेश्चनर बनाती है, डॉक्टर से मिलती है, कस्टम ऑफिसर से मिलती है, मैन्युफैक्चरर से मिलती है, मेडिकल एसोसिएशन के जो लोग थे उनसे बातचीत करती है, ताकि इंडिया के अंदर ये पता लगाया जा सके कि फार्मेसी या ड्रग का जो स्टेटस है वो है कैसा। ठीक है, अब ये जो थे, और इसके अलावा अगर हम कर्नल आर एन चोपड़ा की बात करें तो ये क्या थे, ये सेक्रेटरी थे आयुर्वेदा कमेटी के, ये मेंबर थे तिब्बी कमेटी के जो कि यूनानी कमेटी के लिए है, और ये इंडिया के इंडिजीनस जो प्लांट थे या इंडिजीनस मेडिसिन सिस्टम थे उसके काफी बड़े सपोर्टर थे, उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी थे। अब यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने अपने इन सारी चीजों को लेकर कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस रखे, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसके बेसिस पर इंडिया के अंदर ड्रग की इंक्वायरी की है। तो इन्होंने बोला कि टू एग्जामिन द प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ द इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चरर्स सोल्ड ड्रग स्पेसिफिकली ऑफिशियल ड्रग्स इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि जितनी भी ड्रग आपकी भारत की मार्केट से आ रही है इंडिया के अंदर उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाए, प्योरिटी चेक की जाए, और जो बन रही है स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया उनके बारे में उनको चेक किया जाएगा। इसके अलावा टू सजेस्ट मेजर टू स्टॉप द सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग, यानी कि जितनी भी सब स्टैंडर्ड ड्रग है इंडिया के अंदर बेची जा रही थी, सेल करी जा रही थी, उनका क्या किया जाए, तुरंत की तुरंत उनका जो सेल है उस पर रोक लगा दी जाए। इसके साथ साथ जो इंडिजीनस हर्बल फॉर्मुलेशन है उनका इंस्पेक्शन किया जाए, और साथ में इन्होंने क्या किया, जितना भी ओवरऑल फार्मेसी प्रोफेशन है जो कि अनट्रेंड स्टाफ, उस टाइम पे कंपाउंडर बहुत फेमस थे, वो क्या कर रहे थे, बना रहे थे। 600 से ज्यादा इन्होंने अपने जगह पर जाके क्वेश्चनर पूछे, और इसके बेसिस पर इन्होंने 1931 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है, एक साल बाद जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और उस रिपोर्ट के अंदर जो इनकी फाइंडिंग्स थी, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा हैवी अडल्ट्रेशन देखने को मिला, जो ड्रग थी बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड थी, जैसे कि सिंकोना जैसी ड्रग जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी वो बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड थी, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ भी ऐड कर दे रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट टू कंक्रीट से रिप्लेस कर दे रहे थे, सेंटोनिन वाज फाउंड हाईली अडल्ट्रेटेड एंड एंटीमनी कंपाउंड जैसी चीजें यूज करी जा रही थी काला अजहर के ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था इंडिया के अंदर, कैसी भी ड्रग कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा था। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज फार्मेसी प्रोफेशन नहीं है जो इंडिया के अंदर ये बताता हो कि कौन सा पर्टिकुलर व्यक्ति ही एलिजिबल है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर क्या था, अनट्रेंड स्टाफ थे जिनको हम कंपाउंडर बोलते थे, वो इसको बनाते थे। अब यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड चेकिंग एजेंसी नहीं थी, या फिर इंडिया का कोई एक स्टैंडर्ड बुक नहीं था, जिसको बाद में यहीं से आइडिया मिलता है हमारे इंडियन फार्माकोपिया बनने का। तो ये भी इस चीज में स्टार्ट हुआ, और इनका जो दूसरा सजेशन था उसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए प्रोफेसर महादेवलाल सर्राफ, जो आज के टाइम पर इंडिया के फादर माने जाते हैं फॉर द फार्मेसी एजुकेशन, उन्होंने क्या किया, पहली बार स्टार्ट किया फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो BHU के अंदर, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्लोमा शुरू किया था जो कि फार्मेसी के बारे में पढ़ाता था। इस कमेटी का फाउंडेशन की वजह से ही आज का जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो बना। लेटरली गवर्नमेंट इसको डिनाई करती रही, लेकिन फॉर पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक प्रेशर की वजह से इसको फिर बनाना पड़ा, और इसी के बाद में बहुत सारी चीजों की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। अगर हम स्पेसिफिक इनकी फाइंडिंग्स की बात करें तो इन्होंने पूरे ट्रेवल किया इंडिया के अंदर, 600 से ज्यादा क्वेश्चनर बनाए, मेडिकल ऑफिसर से, कस्टम ऑफिसर से, मैन्युफैक्चरर से, कई लोगों से डेप्थ में एनालिसिस करी, और अपनी रिपोर्ट को 1931 के अंदर क्या किया, सबमिट किया। और अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। जो हमारे स्टाफ थे बहुत ज्यादा अनट्रेंड थे, और स्पेसिफिकली इन्होंने जो अपने 5 मेजर कंसर्न थे वो दिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी बने हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बनने में। पहली बात, इन्होंने सजेशन ये दिया कि इंडिया के अंदर स्ट्रिक्टली एक सेंट्रल और स्टेट लॉ होना चाहिए जो इंडिया के अंदर ड्रग की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल और मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करे।
दूसरा, इंडिया के अंदर इमीडिएट बेसिस पर फार्मेसी एजुकेशन, यानी कि जो लोग फार्मेसी को बनाएंगे या फिर ड्रग को बनाएंगे या फार्मेसी को रेगुलेट करेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स होना चाहिए, एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स ही हैं वो ही फार्मेसी के प्रोफेशन में एनरोल हो पाए। साथ ही साथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाई गई, ताकि एक टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट हो सके कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी चीज सेल करनी है, इंपोर्ट करनी है, उसके टेस्टिंग के पैरामीटर सेट किए जा सके। तो यहाँ पे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की भी स्थापना करने की इन्होंने बात कही, ताकि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाए जाए, जो कि इंडिया के अंदर ड्रग को क्या करे, कंट्रोल करे। उसके साथ साथ ब्रिटिश फार्माकोपिया के रेफरेंस से लेके, या फिर हम बात करें इंडियन फार्माकोपिया बनाने की भी नींव रखी गई, ताकि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, हमारे लोगों के हिसाब से जो ड्रग है वो हमारे अकॉर्डिंगली बन सके। और फिर यहाँ से ही इन्होंने सजेशन दिया कि इंडियन फार्माकोपिया भी बनाई जाए। पब्लिक सेफ्टी और क्वालिटी के साथ साथ में जो प्योरिटी है, क्वालिटी है, पब्लिक हेल्थ को क्या किया जाए, ऊपर लाया जाए, यानी कि उनके लिए स्ट्रिक्ट मेजर बनाए जाए। अगर कुछ इसके लिए गलत करता है तो पनिशमेंट तक की प्रावधान रखे गए इनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से। और लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज को डिले करती गई, और डिले करने के बाद, इतने रिकमेंडेशन के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करने थी कि एक एक्ट लेके आती है, और इन्होंने एक ड्रग इम्पोर्ट बिल था जो 1931 के आसपास में चलता था, वो लागू करने के लिए इन्होंने कहा कि इससे काम चल जाएगा, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इंपोर्ट के स्ट्रिक्ट मेजर थे, ना कि मैन्युफैक्चरिंग के, सेल के और एक्सपोर्ट के। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा था, और इंडिया के अंदर ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो इसी रिपोर्ट के मद्देनजर रखते हुए ड्रग एक्ट 1940 बनाया गया। अभी सिर्फ और सिर्फ एक्ट बना था, जिसके अंदर अभी रूल्स आना बाकी थे, और लास्ट में ही आपका फिर एजुकेशन के लिए फार्मेसी एक्ट बनाया गया। तो पहले आपका सिर्फ 1940 के अंदर क्या था, ड्रग एक्ट था, इसके अंदर कोई भी कॉस्मेटिक के प्रावधान नहीं थे, और फिर फार्मेसी एक्ट बना फॉर द एजुकेशन। अब फार्मेसी एक्ट जो बना एजुकेशन के लिए, उसके लिए महादेवलाल सर्राफ जो है उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है, क्योंकि आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एमफार्म पढ़े हो चाहे बीफार्म से पढ़े हो, उसकी जो नींव रखी थी वो महादेवलाल सर्राफ ने ही रखी थी, इंडिया के अंदर जो फार्मेसी एजुकेशन लागू किया था। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया के अंदर बर्थ आपका हुआ कैसे फार्मेसी एजुकेशन का, तो प्रोफेसर महादेवलाल सर्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इनका काफी मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे इंडिया के अंदर। तो जब चोपड़ा कमेटी बन रही थी, उसी टाइम पीरियड के इंडिया के अंदर ये डिस्कशन किया जा रहा था कि इंडिया के अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो फार्मेसी एजुकेशन के बारे में बात करे। उसी टाइम पे एक सेम जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे कहा जाए, हिज नेम वाज प्रोफेसर महादेवलाल सर्राफ, हु इज टुडे रेस्पेक्टेड एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, जो कि सिर्फ 15 रुपए लेके हांगकांग चले गए थे, और इंडिया के बिहार के दरभंगा में उनका जन्म हुआ, और वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। लास्ट में अगर हम इनके बारे में बात करें तो प्रोफेसर महादेवलाल सर्राफ का जो जन्म था वो 6 मार्च 1902 को हुआ था, दरभंगा बिहार के अंदर। 21 साल 1921 के अंदर इन्होंने क्या किया था, बीएचयू के अंदर एडमिशन लिया था, बीएचयू इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। लेकिन वहां के जो किंग थे, उनकी जो अथॉरिटेटिव रिजीम थी, उसके अगेंस्ट में क्या कर दिया इन्होंने, बहुत सारे रेबेलियस एक्टिविटीज करी थी, जिसकी वजह से इनको कॉलेज से क्या कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया, बिना घर पे बताए अपने जिम में 15 रुपए लेके ये हांगकांग चले गए। लेकिन हांगकांग में जीना थोड़ा और वहाँ पे पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, तो इन्होंने क्या किया, हांगकांग से ये जापान गए, और जापान जाने के बाद इन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक बुक लिखी, और उस बुक के रेवेन्यू से इन्होंने अपना खर्चा चलाया, और जापान के अंदर इन्होंने अपना काम अच्छा किया। न्यूज़पेपर और एक बुक लिखी, महात्मा गांधी, विच हेल्प हिम टू अर्न मनी, जिससे इनको पैसे का फायदा हुआ। उसके साथ में ये क्या गए, अमेरिका चले गए, और अमेरिका के अंदर एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन करी, उसके अपने आर्ट्स के अंदर। जबकि ये हमारे फार्मेसिस्ट नहीं थे, जो जिनका बाय नेचर फार्मेसी से इनका कोई लेना नहीं था, लेकिन इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन के फादर माने जाते हैं। फिर 1921 में इन्होंने केमिस्ट्री से अपनी एमएस कंप्लीट की एमआईटी यूनिवर्सिटी से, और वहां से एमआईटी इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी केमिस्ट्री की डिग्री ऑब्टेन की। और उसके बाद ये क्या गए, इंडिया आ गए, और इंडिया में ये कांटेक्ट में आते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जो उस टाइम पर बीएचयू के क्या थे, चेयरमैन थे। इन 1929 में आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, जब ये वापस आ जाते हैं इंडिया के अंदर, तो ये बिरला ब्रदर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बिरला ब्रदर लिमिटेड को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जमनालाल बजाज जो है
उनको ज्वाइन करते हैं और उसके बाद ये वाइस चांसलर पंडित मदन मोहन मालवीय से मिलते हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय इनको इनवाइट करते हैं कि आप क्या करिए, ज्वाइन करिए बीएचयू। और बीएचयू ज्वाइन करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीपली रियलाइज किया कि इंडिया के अंदर जो ड्रग रेगुलेशन है, क्वालिटी कंट्रोल है, वो उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। अभी इसमें बहुत ज्यादा चीजों का क्या करना है, रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं है इंडिया के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, पहली बार फार्मेसी, तो प्रोफेसर महादेव लाल सादाब ने क्या किया, पहली बार इंडिया के अंदर इन्होंने पूरे सिस्टम को एनालाइज किया और सिस्टम को एनालाइज करने के बाद इन्होंने ये देखा कि इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन है उसको लॉन्च करना या उसको लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडिया के अंदर इन्होंने 1932 के अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जो आपका बीएससी कोर्स के अंदर में आया, बीएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आया 1932 में। फिर उन्होंने क्या किया कि 1934 के अंदर उसको अपग्रेड किया और एक इंटीग्रेटेड 2 ईयर बीएससी कोर्स लॉन्च किया, जिसके साथ में आपका फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी दोनों पढ़ाया जाएगा। फिर इन्होंने 1937 के अंदर उस कोर्स को अपग्रेड करके फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट डिग्री 3 साल की बना दी थी, जो कि 3 ईयर की होती थी, जो कि आज के टाइम का हम बी फार्मा देखते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो 1937 में पहली बार लागू किया गया था और फर्स्ट फॉर्मल स्टार्ट हुआ था आपका बीएचयू के अंदर। फिर 1940 के अंदर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एमफार्म की एजुकेशन भी स्टार्ट की थी बीएचयू के अंदर। और यहाँ तक इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नहीं रुकते हैं, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजों में हेल्प की। इवन फार्मेसी एक्ट जो हमारा बना था, जो एजुकेशन, लाइसेंसिंग और सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है, उसके लिए भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने आईपीए, जिसके बारे में आप जानते हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, उसका फॉर्मेशन किया 1939 के अंदर। ठीक है, अब ये इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया के अंदर हैं। ये क्या करता है, यूनाइटेड प्रिवेंस फार्मा एसोसिएशन बनाता है, जो एक्सपेंड होता है पूरे इंडिया के अंदर। इन्होंने यूनाइटेड प्रिवेंस फार्मा एसोसिएशन बनाया, बाद में ये इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बना। 1935 में इसकी शुरुआत की थी। 1939 के अंदर जो फार्मेसी की एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा रिसर्चली प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक जर्नल भी बनाया, जिसको हम इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको बूस्टअप मिल सके। और साथ ही साथ इन्होंने 1948 के अंदर जब हमारा फार्मेसी एक्ट भी आया था, उस टाइम पे इन्होंने इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन आईपीसीए, जिसके बारे में आप जानते हैं, जो इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराती है, उसका फॉर्मेशन किया। साथ ही साथ ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर एडवाइजरी बोर्ड होता है, डीटैप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसके मेंबर रहे। और उसके साथ साथ इनको बाद में वाइस प्रेसिडेंट 1949 में किसका, पीसीआई का बनाया गया था। और साथ ही साथ में बाद में ये 1954 के अंदर इंडिया के फार्मेसी जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, पीसीआई के प्रेसिडेंट बने। तो महादेव लाल सर्राफ का कंट्रीब्यूशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े लेवल पर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कवर करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट। अब चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशन और उनके पब्लिक प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास तो कर दिया, लेकिन किस ईयर में किया था, तो 10 अप्रैल 1940 के अंदर ड्रग एक्ट जो है फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आ गया। आपका ये जो कमेटी की लेजिस्लेशन चोपड़ा कमेटी थी, उसके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग एक्ट था, यानी कि इसके अंदर कॉस्मेटिक नहीं था। तो 1940 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्रग एक्ट आया था, आपका ड्रग एक्ट। ठीक है, अब इसके रूल्स बनना बाकी थे, तो दिसंबर 1945 के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स आए 1941, इनको ऐड किया गया। और ये बाद में कॉस्मेटिक इसके अंदर 1962 में ऐड किया गया था। लेकिन तब तक जो कॉस्मेटिक की रेगुलेशन थी वो ऐसे ही चलती थी। कॉस्मेटिक में भी लोग क्या करने लगे थे, अडल्ट्रेशन करने लगे थे, बेकार चीजें या फिर ब्यूटीफाइंग चीजों को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल या हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स का यूज कर रहे थे। तो उसकी रेगुलेशन के लिए भी यहाँ पर क्या है, कॉस्मेटिक को ऐड किया गया टू मीट द पब्लिक हेल्थ नीड्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से। फिर इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्ट से काम नहीं चलेगा। और इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 1947 से ही ये एक्ट जो है लागू हो गया। लेकिन तब तक हमारे इंडिया की स्टेट उतनी अच्छी हालत में नहीं था, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सर्टेन सेक्शंस बनाए गए, कुछ चैप्टर्स बनाए गए और उन चैप्टर के बेसिस पर पूरा का पूरा डीएनसी एक्ट लागू कर दिया गया।
अब इसी के बाद से हम बहुत सारी और कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के, जिसको वोर कमेटी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ सूखे कमेटी बनाई गई थी, जिससे क्या है इंडिया के हेल्थ सिस्टम के बारे में सुधार करने के लिए, PSCs वगैरह बनाने के लिए, जिसमें वोर कमेटी का काफी बड़ा रोल था। उन सबको प्रमोट करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर अगर आपसे मैं डिस्कस करूँ कि अभी तक हमने फुल हिस्ट्री आपकी कवर कर ली है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, और ये हमारा यहाँ तक आपका पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का टाइम अब स्टार्ट होता है। अब जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये 1940 में बनाया गया था। 1940 में बनाया गया था, तो ये उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया था, और उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से इसके अंदर रूल्स जो बनाए गए थे वो 1945 के अंदर बनाए गए थे। तो इस एक्ट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे के पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का क्या पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन पढ़ेंगे कि आपको इसको पूरा समझना कैसे है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपको अलॉन्ग विद रीसेंट अमेंडमेंट पढ़ना है। जितने भी रीसेंट अमेंडमेंट हो रहे हैं, जैसे कि आपका न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019, मेडिकल डिवाइस रूल्स, जिसको मेडिकल डिवाइस को पहले ड्रग के अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाता था, बाद में मेडिकल डिवाइस को क्या किया गया, अलग किया गया, जिसके लिए अभी CDSCO ने शायद मेडिकल डिवाइस ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी निकाली थी। और साथ ही साथ जैसे हमारे क्या कहते हैं, जो DTAB है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसके साथ में उन्होंने मेडिकल डिवाइस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया मेडिकल टेस्टिंग के लिए। बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंडेशन हो रहा है, जहाँ पर आप मेडिकल डिवाइस को टेस्ट भी करेंगे। तो उन सब के बारे में भी देखेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा इतनी मेहनत के बाद बना हमारा फार्मेसी एक्ट, उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। फार्मेसी एक्ट को रिप्लेस करने की बात की जा रही है विद द जो आपका अभी नेशनल फार्मेसी कमीशन जो बिल आया है, आपका नेशनल फार्मेसी कमीशन जो बिल है आपका, उससे आपको इसको रेजोल्यूट करने की बात की जा रही है। 1 जुलाई 2026 को ये आया है, और ये दूसरा ड्राफ्ट है। इससे पहले ये 2023 में आया था पहला ड्राफ्ट। अभी 31 जुलाई तक पब्लिक से इसकी कमेंट मांगी गई है, तो हम इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। इस पर्टिकुलर बिल की वजह से फार्मेसी एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इवन नए कुछ बोर्ड भी बनाए जाएंगे, एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे अलग से आपके, साथ ही साथ यूनानी और होम्योपैथिक के लिए अलग से एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा। एथिक्स से रिलेटेड आपके बोर्ड बनाएंगे, 4 नए बोर्ड बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम की भी बात की जा रही है, जो हर फार्मेसी स्टूडेंट को देना होगा। उसके बाद में फार्मेसी एक्ट का पूरा डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जो बिल हमारा रहेगा वो फार्मेसी कमीशन जो नया बिल है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस सब को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमने हिस्टोरिकल फाउंडेशन थी आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, वो कैसे हुई उसके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ इसके 2 लेक्चर कहा था, तो 1 लेक्चर ही आएगा, उसमें हम पूरा का पूरा फाउंडेशन देखेंगे आपका, कि आपके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, स्पेसिफिकली हम उस पर फोकस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो इतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आप देखते हैं, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इंडिया के अंदर जो आप इतने बड़े जाइंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज देखते हैं, तो पहली शॉप कौन सी थी इंडिया के अंदर, खुद की कौन कौन सी चीजें थी, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, और आज इंडिया के अंदर टोटल कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। हर रोज एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी खुल जाती है। हमारे इंडिया का जो टोटल आपका 60 बिलियन डॉलर का आप समझिए पूरा का पूरा ट्रेड है, वो कैसे बना, इतना हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ रेगुलेशन के अंदर हमारा जो पूरा DNC एक्ट है, उसके साथ में हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने अमेंडमेंट किए गए हैं, हर एक अमेंडमेंट को डिटेल में कवर करेंगे, और अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए हैं उसकी एक पूरी लिस्ट के हिसाब से हम इसको देखने वाले हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर हमारे लेक्चर्स पे आते रहेंगे। ज्वाइन करिए आप हमारा YouTube चैनल ब्रेन डेस्क EDU। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।